हाय ऑल। कल हमने 22 तक क्वेश्चन किया था। सबसे पहले आओ और भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का वो करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जनरल अरिथमेटिक यूर सामान्य अंकगणित जो उसमें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब है। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। एलसीएम एचसीएफ आई होप सबको पता होगा। थोड़ा सा बता दें, जो एप्लीकेशन होता है, वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसमें हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एचसीएफ कहाँ यूज करें और एलसीएम कहाँ यूज करें। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो जिस क्वेश्चन में दिए गए नंबर से छोटे नंबर की जरूरत पड़ जाए तो हम एचसीएफ यूज करते हैं, और जिस क्वेश्चन में दिए गए नंबर से बड़े नंबर की जरूरत पड़ जाए सॉल्व करने के लिए तो एलसीएम यूज करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस क्वेश्चन में गिवन नंबर से छोटे नंबर की जरूरत पड़े तो यूज एचसीएफ, और जिस क्वेश्चन में दिए गए नंबर से बड़े नंबर की जरूरत पड़ जाए सॉल्व करने के लिए तो एलसीएम यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, बोला है कि 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स एक स्कूल में है, जिसको डिवाइड करना है इक्वल सेक्शन में। सेक्शन में या तो केवल लड़के हो या केवल लड़कियां हो, तो कम से कम कितने सेक्शन बनेंगे, यही क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि कम से कम कितने सेक्शन, मतलब एक सेक्शन में अधिक से अधिक कितने लड़के या लड़की हो सकती है। तो पहले एक सेक्शन में कितने लड़के या कितनी लड़की मैक्सिमम हो सकती है ये डिसाइड करेंगे। ये नंबर जो होगा वो इन दोनों से छोटा होगा, ऑब्वियसली हम एचसीएफ यूज करेंगे। पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, जो भी एचसीएफ आएगा एक सेक्शन में उतने लड़के या लड़की हो सकती है। फिर हम पता करेंगे कि उस एचसीएफ जो भी आया नंबर, उससे इस बॉयज वाले को डिवाइड करेंगे तो उतने बॉयज के सेक्शन होंगे, गर्ल्स वाले को डिवाइड करेंगे उतने गर्ल्स के सेक्शन होंगे, और ऐड करेंगे, वही आंसर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो, डू इट, करें। एचसीएफ निकालने आता है या नहीं? लाइव वाले जिनका आंसर आ जाए बताना। एचसीएफ कितना आया वो बताओ सबसे पहले। जो भी एचसीएफ आएगा एक सेक्शन में उतने ही लड़के या लड़कियां होंगी। फिर पता करना है कि लड़के के कितने सेक्शन बने, लड़कियां की कितनी सेक्शन, उनको ऐड करो, टोटल सेक्शन उतने ही बनेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शन का मतलब एक सेक्शन में अधिक से अधिक लड़के या लड़कियां होना चाहिए। वो जो सेक्शन में लड़के या लड़कियां इन दोनों नंबर से छोटा होगा, इसीलिए एचसीएफ निकालना। एक सेक्शन में इतने बच्चे होंगे, या तो लड़के या लड़के, तुम्हें पता करना है कितने सेक्शन। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शन 10 फॉर्म। तो आंसर होगा 16, ये आंसर होगा। देखो, सबसे पहले एक सेक्शन में, क्योंकि कम से कम कितने सेक्शन, मतलब एक सेक्शन में अधिक से अधिक लड़के या लड़की, वो इन दोनों से कम होगा, इसीलिए हम एचसीएफ लगा निकाल रहे हैं। तो 448 से हम 576 को डिवाइड करें, बड़े संख्या को छोटे संख्या से डिवाइड करके एचसीएफ निकालते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकालते हैं। तो इस 1448
माइनस करो, 16 माइनस 8 8, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1, इससे डिवाइड करो 448 को, और 3 गुना 3 8 जा 4 24, 2 3 2 जा 6 2 8 एंड 3 1 जा 3, माइनस करोगे तो 64 आएगा। इससे 128 को डिवाइड करो, ये कट जाएगा, मतलब 64 HCF। तो एक सेक्शन में या तो 64 बॉयज या 64 गर्ल्स। कितने लड़के के सेक्शन होंगे? 576 बाई 64। कितने लड़कियों का सेक्शन? 448 बाई 64। सॉल्व करो, 9 सेक्शन लड़कों का, 7 सेक्शन लड़कियों का होगा, मतलब 16। तो कितने सेक्शन बनेंगे? 16। यही आंसर। तो द नंबर ऑफ सेक्शन thus formed will be 16, क्योंकि मिनिमम नंबर है, मतलब a section should have either maximum boys और maximum girls only। वो कितने होंगे? तो इन दोनों का HCF तो निकाला वहां पे। एक सेक्शन में या तो 64 बॉयज या 64 गर्ल्स। कितने सेक्शन? तो बॉयज के सेक्शन 576 बाई 64, गर्ल्स का सेक्शन 448 बाई 64, 16 सेक्शन। ये आंसर है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये भी LCM HCF का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन है कि 4 बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ दिस। 4 घंटियां इतने इंटरवल बजते हैं, ये सभी एक साथ 12 बजे बज गए। अब बोलता है कि अगले 12 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे, ये निकालना है। तो करना क्या है कि सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि 12 बजे सब एक साथ बजे, तो फिर कितने समय के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। वो जो टाइम इंटरवल होगा इन चारों से बड़ा होगा, मतलब तुम्हें LCM निकालना है। इन चारों का LCM निकालो, इतने इंटरवल के बाद सब एक साथ बजेंगे। अब अगले 12 मिनट में कितनी बार बजेंगे ये तुम्हें बताना है। चलो निकालो, डू इट। क्योंकि मैंने बताया कि जब भी दिए क्वेश्चन में दिए गए नंबर से बड़े नंबर की जरूरत हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो LCM निकालते हैं, और जब भी क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन छोटे नंबर की जरूरत हो तो HCF निकालते हैं। ये हिंट है। तुम्हें बताया कि सब एक साथ रिंग किए हैं 12 बजे। अब पता करना हो कि फिर सब एक साथ कितने बजे एक साथ रिंग करेंगे, तो वो जो टाइम इंटरवल होगा इन चारों से बड़ा होगा। और एक 6 सेकंड पे इंटरवल पे बचता है, दूसरा 8 पे, तीसरा 12 सेकंड पे, चौथा 18 पे, चारों एक साथ, तो वो जो सेकंड होगा वो इन चारों से बड़ा होगा। तो LCM निकालेंगे इन चारों का, तो वो तुम्हें पता चल गया इतने टाइम इंटरवल का एक साथ रिंग करेंगे। वो टाइम इंटरवल निकाल लिए, तो अगले 12 मिनट में वो कितनी बार एक साथ रिंग करेंगे पता चल जाएगा तुमको। 12 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके डिवाइड करना पड़ेगा LCM से। चलो बताओ क्या आंसर, सब लोग बताएं, सब लोग बताएं, क्या बताया तुम? हाँ चलो बताओ। जो लाइव देख रहे हैं वो भी बताएं आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें LCM HCF निकालने आता है, एप्लीकेशन तुम पढ़ चुके हो। ये क्लास केवल रिवीजन का है, इसमें तुम्हें अटेम्प्ट करना है, बताना है, नहीं बनने पे मैं बताऊंगा। मैं हिंट दे दिया कि ऐसे करना है, इसको बाकी तो तुम्हें ही करना है। हिंदी बताया तो, मैंने बताया कि 4 घंटियां 6 8 12 और 18 सेकंड के अंतराल पे बचते हैं, वो सब एक साथ 12 बजे एक साथ बजे। तो बताना है कि अगले 12 मिनट में कितनी बार एक साथ वो रिंग करेंगे, बजेंगे। जो भी लाइव देख रहे हैं, जिनको भी लगता हो कि क्वेश्चन का हिंदी बताने की जरूरत है, तो एक बार बोल देना आप, वैसे मैं हिंदी बता ही देता हूँ। क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। सबसे पहले LCM निकालो, किसका? 6 8 12 18। आई होप LCM निकालने आता है। कितना LCM आया है?
72 सेकेंड। इतने समय के बाद सब एक साथ रिंग करेंगे। अगले 12 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? 12 गुना 8, 720 सेकेंड। उसको 72 से डिवाइड करो, तुम देखोगे 720 ये कट जाएगा। ये जो भागफल आया क्वोशेंट, इतनी ही बार एक साथ बचेंगे। अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ शेष भी बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे जो क्वोशेंट में होगा उतने ही बार एक साथ बचेगा। तो शेष को अवॉइड करते हैं, रिमाइंडर को अवॉइड करते हैं। सबसे पहला काम एलसीएम निकालना कि 72 सेकेंड के बाद सब एक साथ फिर से बजेंगे। अगले 12 मिनट में कितनी बार? तो 12 मिनट को सेकंड में चेंज करो, 12 गुना 60, 720 सेकेंड। उसको इस 72 से डिवाइड करो, जो यहाँ पे भागफल आया, क्वोशेंट आया, वही आंसर होगा। अवॉइडिंग द रिमाइंडर, शेष को अवॉइड कर, ये तरीका है करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तेरे को हिंदी जानना, मैं बता रहा हूं। एक किताब में 150 पेज है और उस 150 पेज को नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, 10 11 12। तो बोलता है कि उसको नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों का यूज हुआ है, ये बताना। एक किताब में 150 पेज है, उस पेज की नंबरिंग करने के लिए जितने डिजिट अंकों का यूज हुआ है वो बताना है। बताओ क्या आंसर? सब लोग बताएं। हम्म, ओके, सब लोग बताएं। चलिए, इसका आंसर ए है। 150 पेज का बुक है, तो सबसे पहले तो सिंगल डिजिट 1 से 9 तक जो पृष्ठ संख्या होगा उसमें 9 डिजिट का यूज होगा, 9 अंकों का यूज होगा। फिर 10 से लेके 99 तक दो दो अंक यूज हो रहे हैं। 10 से 99 तक कितने टोटल? दो अंकों की संख्या, तो 99 में से 10 माइनस करो, 89। क्योंकि 10 माइनस किया तो 10 काउंट करना है, तो एक ऐड करना पड़ेगा। तो 89 + 1 90 दो अंकों की संख्या है। दो अंकों में दो अंक यूज होता है, तो 90 गुना 2 180, इतना अंक यूज हुआ। और फिर 100 से लेके 150 तक, 100 से लेके 150 तक कितने तीन अंकों की संख्या यूज होगा पेज पे? 150 में 100 माइनस करो, 50, और 100 भी काउंट करना था, 51। 51 गुना 3 153। जोड़ो, 3 और 9 12, 2 1 8 5 13 1 14, 1 1 1 2 1 3, 342। तो क्या आंसर होगा? 342। तो 150 पेजों के बुक में जब पेज नंबर लिखते हैं तो 342 अंकों का यूज होगा। फिर से बोल रहा हूं, 1 से 9 सिंगल अंक 9 अंक, 10 से 99 दो अंकों की संख्या 90 है, तो 90 गुना 2 180 अंक। और फिर 100 से 150 51 तीन अंकों की संख्या है,
51 गुना 3 153 अंक, जोड़ दो 342 आएगा। तो टोटल अंक कितने? 342। इतने अंक यूज होंगे 150 पेज की किताब को नंबरिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें दिया है कि 1 और 100 के बीच कितने इंटीजर मतलब पूर्णांक है जिसमें डिजिट 4 यूज हुआ है लेकिन वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होता है। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन हिंदी में 1 और 100 के बीच में कितने पूर्णांक है, इंटीजर है, जिसमें 4 का यूज हुआ है लिखने में अंक, बट वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होता है। बताओ क्या आंसर है? सिंपल काउंटिंग का क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं, बाकी दूसरे कहीं भी हो जाए, कहीं भी हो जाए। 1 से 100 के बीच में कितने पूर्णांक हैं जिसमें लिखने में 4 अंक का यूज हुआ हो और वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होता हो। कितना? डी, डी 5। ओके, सब लोग जो लाइव देख रहे हैं बताएं कितने आए। ओके, तो इसका आंसर है 12। अब कैसे काउंट करोगे? देखो, 1 से 9 के बीच में एक ही संख्या वो 4 है, वो तो विभाजित होता है। अब 10 से 19 के बीच में कौन है? 14, ये 4 से विभाजित नहीं होता है, अंक 4 यूज हुआ है, ये काउंट होगा। फिर 20 से 29 के बीच में 24 है, 24 4 से विभाजित होता है, काउंट नहीं होगा। फिर 30 से लेकर 39 के 34, ये 4 से विभाजित नहीं होता है, काउंट होगा। फिर 40 से लेकर 49 के बीच में क्या काउंट करोगे? 41, 40 नहीं, 4 से विभाजित होता है। 42, 43, 45, 46, 47, 49, बस। अब 50 से 59 के बीच में 54 काउंट होगा। 60 से 69 की 64 काउंट नहीं होगा। 74 काउंट होगा। 94 काउंट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या आंसर होगा? 12। तो आंसर इज 12। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल काउंटिंग का क्वेश्चन है। नहीं, ये तुम्हें काउंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब एग्जाम में ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत रहना, जानबूझ के ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं देते हैं इन सब एग्जाम में। मतलब जहाँ पे तुम्हें सोचना पड़े ऐसा क्वेश्चन देने का वो कोशिश करते हैं, जहाँ तुम सोच पाओ। अच्छा, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है, सब जो देख रहे हो, मान लो ये एक रेक्टेंगल बना हुआ। ठीक है, तो बोलता है कि एक सम है ना, कि ये रेक्टेंगल कोई अंक है बेसिकली, इसको जोड़ने पे ये नंबर आता है। ठीक है, तो बताओ कि ये क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन मैं ठीक कर दूं, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब तुम्हें बताना है, क्वेश्चन ठीक है, सिंबल क्या होगा। ये रेक्टेंगल एक सिंबल है, इनका सम इसके बराबर है, तो बताओ ये सिंबल, जो अंक है, इस सिंबल की जगह कौन सा अंक आएगा। इस क्वेश्चन करने का तरीका है कि तुम ऑप्शन को यूज करो, ये ऑप्शन सही बनेगा। ओके, सब लोग बताएं, सब लोग बताएं, वेट वेट वेट।
बेस्ट है ऑप्शन को यूज करो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। जैसे 3 अगर पुट करते हो, देखो ये सम इक्वल टू ये है, दोनों साइड इकाई अंक तो सेम होना चाहिए। तो जोड़ के जो संख्या है और ये जो संख्या है इकाई अंक तो सेम होना चाहिए। अगर पहला यूज करते हो तो ये इधर क्या नंबर बनेगा, 3, 13, 53, 33, 31 और 133 ये बनेगा। इधर तो इकाई अंक 3 है, इधर देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13 क्या आएगा 3 ही। दोनों साइड इकाई अंक सेम हो गया तो इसका चांस बन गया। अब हम 4 पे भी यूज करते हैं। अगर 4 पुट करते हो तो 4, 14, 54, 44, 41, 144। तो यहाँ पे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 14, 54, 44, 41 और 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 17, 7 आया। इधर 4 है, सेम नहीं आया, इसका मतलब ये गलत हो गया। 5 यूज करो तो 5, 15, 55, फिर 55 और फिर क्या है 51 और इधर आया 155। इधर इकाई संख्या 5 है, इधर 5, 5, 10, 5, 15, 4, 19, 1, 20 0 आ गया। सेम नहीं आया, गलत हो गया। इसी तरह 2 भी गलत हो जाएगा, 3 पे ही सेटिस्फाई कर। इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, तो बेस्ट है कि इसमें ऑप्शन इस तरह क्वेश्चन में यूज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ये कि कितने प्राकृतिक संख्या के पेयर होंगे जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 63 हो। फिर से बोल रहा हूं, जिनको हिंदी जानना है, कितने प्राकृतिक संख्या के युग्म होंगे जिनके वर्ग का डिफरेंस 63 होना चाहिए। चलिए बताइए क्या आंसर है। कितने प्राकृतिक संख्या के युग्म हैं जिसके वर्ग का डिफरेंस 63 है। तुम्हें संख्या नहीं बताना है, केवल कितने पेयर होंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं। क्या आंसर है, बी मतलब 5, सी मतलब 2। लाइव में जो देख रहे हैं, चलो मैं हिंट दे रहा हूं। मान लो कि दो जो प्राकृतिक संख्या वो एक्स वाई है, कोई एक बड़ा होगा, एक्स बड़ा है वाई से मान लो, तो दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए 63। यही कंडीशन है, यही है ना। अब कितने एक्स वाई होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सोचने का तरीका क्या है, इसका तो फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2 फैक्टर बन गया।
ऑब्वियसली x माइनस वाई छोटा होगा किससे, x प्लस वाई से। अब 63 का दो फैक्टर बनाओ, क्या क्या पॉसिबल है, 1 इंटू 63, और क्या पॉसिबल है 3 इंटू 21, और क्या पॉसिबल है 7 इंटू 9, और भी कुछ पॉसिबल है, दो फैक्टर में नहीं। अब छोटा वाला क्या होगा 1, बड़ा वाला क्या होगा 63। तुम्हें मिला एक x माइनस वाई 1, x प्लस वाई 63, एक तो ये मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा x माइनस वाई 3 और x प्लस वाई क्या मिलेगा 21। तीसरा क्या मिलेगा x माइनस वाई 7 और x प्लस वाई क्या मिलेगा 9 मिला। अरे ये छोटा होगा ना इससे, तो एक एक्स वाई यहां से मिलेगा, एक एक्स वाई यहां से मिलेगा इस दो से, और एक एक्स वाई यहां से मिलेगा। कितने पेयर मिलेंगे 3, तो क्या आंसर होगा 3। कितने पेयर होंगे 3। तो इसको इस तरह सॉल्व कर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी लाइव देख रहे हैं, दो प्राकृतिक संख्या एक्स वाई से बड़ा, एक प्राकृतिक संख्या दूसरे से बड़ा हो, दिया है उनके वर्ग का डिफरेंस 63 है। फिर मैंने इसको फैक्टराइज किया, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दो फैक्टर बना। 63 को दो फैक्टर में ब्रेक किया, तो 1 इंटू 63 या 3 इंटू 21 या 7 इंटू 9 ना। ये छोटा है ये बड़ा है, यहाँ भी ये छोटा है ये बड़ा है। x माइनस वाई 1 के बराबर, x प्लस वाई 63 के बराबर, एक इक्वेशन बना। दूसरा x माइनस वाई 3 के बराबर, x प्लस वाई 21 के बराबर, और तीसरा है x माइनस वाई 7 के बराबर, x प्लस वाई 9 के बराबर। यू डोंट नीड टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना नहीं है। इससे एक एक्स वाई मिलेगा पेयर, यहां से दूसरा, यहां से तीसरा, क्या आंसर होगा 3। कितने पेयर होंगे 3, राइट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक अंक है n जो 3 से बड़ा है, 3 से विभाजित होता है लेकिन 6 से नहीं। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होता है, तो क्या आंसर है। एक अंक है जो 3 से बड़ा है, 3 से विभाजित होता है लेकिन 6 से नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 4 से विभाजित हो, बताओ क्या आंसर। ओके, अंक समझते हो, अंक कितने होते हैं 9 होते हैं। कौन सा 0 to 9, 9 हुआ कि 10 हुआ, तो अब बताओ। अंक डेसिमल सिस्टम में जो हम यूज करते हैं लिखने में, 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके हेल्प से हम संख्या बनाते हैं, तो 10 अंक होते हैं। बट ऐसा अंक जो 3 से बड़ा हो, 3 से विभाजित होता है लेकिन 6 से नहीं, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाजित हो। ओके, जो भी लाइव देख रहे हैं आंसर बताएं। पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा अंक है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। n 3 से बड़ा है, 3 से विभाजित है लेकिन 6 से नहीं, कौन सा है 9। तो जब n की वैल्यू तुम्हें 9 पता हो गया, 3 से विभाजित होता है लेकिन 6 से नहीं, अब तुम इसमें n की जगह 9 पुट कर दो, ये 27 होगा। 4 से विभाजित होता है, ये कट गया। यहाँ पुट करो 9 दूनी 27 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 4 22, नहीं होता है 4 से विभाजित। यहाँ पुट करो 9 तिया 27 प्लस 28, 4 से विभाजित होता है, और 9 दूनी 18, 4 से विभाजित नहीं होता। तो क्या आंसर होगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। समझ गए ये आंसर। कोई डाउट है किसी को जो लाइव में देख रहे हैं।
ये कैसे पता है तुमको? वो तो है कि जो संख्या 6 से विभाजित होता है वो 3 और 2 दोनों से होगा, वो दूसरा चीज है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर? मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक केस में शेष 2 बचता हो। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बताओ जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पे प्रत्येक केस में शेष 2 बचता हो। एक तो तुम ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टी भी होता है एलसीएम एचसीएफ का, उसको भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता है तो। क्या रहा है और बाकी में? ये प्रॉपर्टी भी होता है एलसीएम एचसीएफ का। चलो इसका आंसर है ए। ये आंसर 1022। सबसे पहले ये बताओ, प्रॉपर्टी पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं, वैसी संख्या जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पे प्रत्येक केस में शेष 2 बचता हो, वो संख्या क्या है? तो k इंटू एलसीएम ऑफ 3456 +2। ये पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? ये प्रॉपर्टी होता है कि k इंटू एलसीएम ऑफ 3456 +2। ये संख्या जो भी आएगा, इसको 3 से भाग दो तो 2 शेष आएगा, 4 से भाग दो तब भी 2 शेष आएगा, 5 से भाग तब भी 2 शेष आएगा, 6 से भाग तब भी 2 शेष आएगा। और यहाँ पर k क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इनका एलसीएम होगा 60। तो संख्या कैसा होगा? k इंटू 60 +2। अगर k 1 पुट करो तो 62 ही आएगा, लेकिन तुम्हें पता करना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अगर हम k 10 भी लेते हैं तो 602 होगा, और k अगर मान लो 15 लेते हैं तब भी 902 होगा, 4 अंक संख्या नहीं आया। k अगर हम 17 लेते हैं, ठीक है, k क्या लेते हैं? 17। तो 17 गुना 60 +2, 17, 17 6 जा क्या होता है? 102, 1020 +2 क्या आएगा? 1022। पहली 4 अंकों की संख्या यही है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? 1022। क्या आंसर होगा? हाँ हाँ, वो उसी को किए हैं +2। जो शेष आता है, अगर यहां रहता मान लो शेष 1 तो +1 करते, यहां पर प्लस शेष होता है, कहीं भी कहीं भी। नहीं 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 नहीं, अगर यहाँ 5, 6, 7, 8 रहता है, 5, 6, 7, 8 लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एलसीएम एंड एचसीएफ का, समझ गए? ये सब जगह यूज होगा, नंबर बदल दो, शेष बदल दो, सब जगह यूज होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक 8 अंकों की संख्या है ये, 4252 7 4 6 बी। बी नहीं पता है, अगर इसको 3 से भाग दोगे तो शेष 0 आएगा। तो बताओ कि बी के कितने संभावित वैल्यू हैं? बी कोई अंक है, बी कोई अंक है। फिर से बोल रहा हूं, 8 अंकों की संख्या ये है, 3 से भाग दोगे शेष 0 होगा।
तो बताओ बी जो अंक है उसके संभावित वैल्यू कितने हो सकते हैं, और ये ऑप्शन है तुम्हारे, सब लोग बताएं। कभी भी जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को ही टेस्ट करता है और तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है, ठीक है। तुम्हें क्विक जवाब देने के लिए क्वेश्चन नहीं देता वो, तो कम से कम तो थोड़ा सोचो ना। देखो हिंट है कि अगर इसे 3 से भाग दे शेष क्या आता है, 0। मतलब ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगा, है ना। 3 का रूल क्या है लगाओ, और फिर बी की संभावनाएं आए, क्या बता रही है, फिर से बोलो। बी ऑप्शन, ओके। 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। चलो बताओ बी के कितने संभावित वैल्यू होंगे, ऑप्शन तुम्हारे पास है। क्वेश्चन तो समझ ही रहे हो, तो बनाओ। दो आंसर आ रहा, ठीक है। ओके, क्या सी है तो सी, बी की वैल्यू बताओ क्या क्या है। बी की तो वैल्यू आई होगी ना, तो सी बताया, तो बी की वैल्यू बताओ, तुम बताओ। बी की वैल्यू क्या है, कौन कौन से। हम्म, तो इसका आंसर है 4, बी के संभावित वैल्यू है 0369। कैसे, तुम्हें पता है कि इस संख्या को 3 से विभाजित करने पे शेष 0 आता है, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। 3 का रूल क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ो इसको, 4 2 6, 5 11, 2 13, 7 20, 4 24, 6 30। 30 प्लस बी इससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। अगर बी तो अंक है 0 से 9 तक, बी अगर 0 लेते हो, 30 प्लस 0 30, 3 से विभाजित होगा, तो बी 0 पॉसिबल है, क्योंकि 3 से चेक करो, 3 3 का जंप कराओ। अगला 0 प्लस 3, बी क्या लोगे 3, 30 प्लस 3 33, 3 से विभाजित होगा। अगला फिर 3 प्लस 3 करो 6, 30 प्लस 6 36, 3 से विभाजित होगा। अगला फिर 3 जोड़ो इसमें 9, 30 प्लस 9 39, 3 से विभाजित होगा। अगला 3 जोड़ोगे तो बी 12 आ जाएगा, और ये अंक नहीं है 12, अंक हमारा 9 तक ही होता है। तो कितने, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल, कितने, 4 संभावित मान, समझ गए। एप्लीकेशन है, तुम्हें रूल तो पता है, अप्लाई एप्लीकेशन, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने पिक किया है, ये एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पे बजती है, दूसरी घंटी 24 मिनट पे बजती है, तीसरी घंटी 32 मिनट में बजती है। अगर तीनों घंटी एक साथ 8 बजे सुबह बज गई, तो बताओ नेक्स्ट कब फिर से एक साथ बजेगी, और ये टाइम दे रखा है। हिंदी में मैंने क्वेश्चन बता दिया, फिर से बता रहा हूं जिनको जानना हिंदी में। एक घंटी 18 मिनट के अंतराल पे बजती है, दूसरी घंटी 24 मिनट के अंतराल पे, तीसरी घंटी 32 मिनट के अंतराल पे। तीनों घंटियां एक साथ 8 बजे सुबह बज गई, अब नेक्स्ट फिर से एक साथ कब बजे। अब ये क्वेश्चन हिंट है, एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशन का है। अब तुम बताओ क्या आंसर होगा।
एक क्वेश्चन अभी पीछे ऐसा ही किए थे हम लोग, एक क्वेश्चन पीछे किए हैं। 12:48। ओके, बाकी लोग बताएं क्या यूज करोगे, एलसीएम या एचसीएफ? तो बनाओ, ठीक ही बोल रहा है। 'बी' इज द राइट आंसर। क्या करेंगे, तो पता है कि एक संख्या चाहिए जो इन तीनों से बड़ा हो, तो क्या लगाएंगे, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18, 24, 32, और ये एलसीएम आएगा 288 मिनट। मिनट में सब है, इसको घंटे और मिनट में बदलो तो क्या करोगे, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 × 4 240, 48, ये 4 घंटे 48 मिनट, इतने समय के बाद। तो 8 बजे में 4 घंटे 48 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 12:48 आएगा। तो ये आंसर है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, 12:48। राइट, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक, वो लगाओ वाला। ठीक है। ये जनरल रिथमेटिक का सवाल लिया है, अंकगणित का सवाल है। तो सबसे पहले परसेंटेज, फिर उसी का एप्लीकेशन होता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ऐसे, फिर एवरेज एलिगेशन, ऐसे चलेगा ये। सबसे पहला जो क्वेश्चन पिक किया वो परसेंटेज से ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सभी को परसेंटेज निकालने आता है, ठीक है। तुम सभी को परसेंटेज निकालने आता है, ये उम्मीद करता हूं। कितने लोगों को फ्रैक्शन का रूल पता है, फ्रैक्शन का रूल पता है कुछ, क्या होता है? तुम जो बोल रहा है वो समझ गया मैं, तुम क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई 10% इंक्रीज किया तो 1/10 इंक्रीज किया, फिर 10 में 1 ऐड कर दो, 11/10 हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, मैं समझ गया तुम, बट वो रूल नहीं है। ठीक, ओके। मैं ये बोल रहा था कि फ्रैक्शन दो ही तरह का होता है, या तो एक से कम होगा या एक से ज्यादा होगा। जैसे अगर हम 2/3 लें, एक से कम, और अगर हम 5/2 लें तो एक से ज्यादा। किसी संख्या को अगर
तुम 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि लेस देन 1 से मल्टीप्लाई। जैसे मान लो तुम 30 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो 20 हो जाएगा, तो 30 की वैल्यू घट के क्या आ गई, 20 आ गई। उसी तरह किसी संख्या को मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करो, की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे 500 को अगर मान लो 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ जाएगा बताओ, 250 गुना 5, 250 गुना 5 मतलब 1250 आ जाएगा। तो 500 से वैल्यू बढ़ गई, क्या हुई, वैल्यू इंक्रीज कर गई। तुम्हें समझना यह है कि किसी संख्या को अगर मोर देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बढ़ती है और लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू घटती है। अब यहाँ पे यूज क्या है, यूज ये है कि मान लो किसी पेन का प्राइस अभी 30 रुपए है और समझो कि अगले 6 महीने में वो 20% से बढ़ जाए, तो पेन का प्राइस क्या होगा। समझने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली पेन का प्राइस बढ़ रहा है, तुम 20% जोड़ तो दोगे, पर मेरा अभी ये बताना कि फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे। अगर मान लो प्राइस 100 रुपये अभी है, तो बाद में 6 महीने के बाद क्या होगा, 120 रुपये, है ना। तुम्हारे पास दो संख्या हुआ, 100 और 120। 100 और 120 से तुम दो फ्रैक्शन बना सकते हो, 100/120 या 120/100 बना सकते हो। ये एक से कम है, ये एक से ज्यादा है। क्यों, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए अंश हर से छोटा है, इसलिए लेस देन 1 है। यहाँ पे अंश हर से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मोर देन 1। मुझे बताओ पेन का प्राइस यहाँ पर 30 रुपये से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। 30 को मोर देन 1 वाले से मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, 120/100। ये दोनों जीरो कट गया और क्या आ जाएगा, 36। तो हम फ्रैक्शन यूज कर दिए। हमेशा ध्यान रखना 100 120, 20% ज्यादा हो, 120 और 100 से फ्रैक्शन बनाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हमें मोर देन 1 यूज करना है या लेस देन 1 यूज करना है। जस्ट इसका उल्टा समझो, पेन का प्राइस अभी क्या है नहीं पता है, लेकिन पता है कि 20% से बढ़ने के बाद प्राइस 48 होगा। अभी क्या है, अभी का प्राइस 48 से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, फ्रैक्शन तो यही लगेगा। तो 48 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100/120 से, लेस देन 1 से, और ये क्या आएगा बताओ, 40 रुपये आ गए, 40। मैं बस छोटा सा एग्जाम्पल हुआ कि फ्रैक्शन एक एक बार यूज करना हो, क्वेश्चन में तुमको 5 बार यूज करना पड़ सकता है, 3 बार यूज करना पड़ सकता है, ऐसा। ये हम प्लस वाला लिया, माइनस वाला भी हो सकता है। अब जैसे ये रहे कि मान लो पेन का प्राइस अभी 30 रुपये है और ये 20% से घट जाएगा अगले 6 महीने में, तो प्राइस क्या होगा, इससे कम होगा। फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, अभी 100 रुपये प्राइस है, तो आगे क्या होगा, 100 माइनस 80 होगा। तुम्हारे पास 100 और 80 से दो फ्रैक्शन बने, ये मोर देन 1 वाला, ये लेस देन 1 वाला, क्योंकि 6 महीने के बाद पेन का प्राइस इससे कम होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन 1 से, 30 गुना 80/100, ये दोनों जीरो इससे कट गया और क्या आ जाएगा, 24 रुपये हो। और जस्ट इसका उल्टा समझो कि मान लो पेन का प्राइस अभी नहीं पता है, 20% घटेगा, तो प्राइस बेसिकली 32 रुपये 6 महीने के बाद। अभी प्राइस क्या होगा, 32 से ज्यादा या कम, पेन का प्राइस प्रेजेंट में ज्यादा होगा, मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करो, 32 गुना 100/80, 8 चौके 32, 40 रुपये, ये प्राइस क्या हुआ, 40। तो फ्रैक्शन में इस तरह यूज करते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में एक बार यूज होगा, 2 बार यूज होगा, 3 बार, 4 बार, कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, बनाओ इसको। क्या दिया है कि एक गांव का पॉपुलेशन 10,000 अभी है, ये 10% से पहले साल में इंक्रीज किया, दूसरे साल में घट गया 5% से। तो बताओ तीसरे साल के अंत में क्या होगा पॉपुलेशन, अगर तीसरे साल में पॉपुलेशन फिर से 20% बढ़ गया, बताओ क्या आंसर होगा।
यहाँ पे इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, सब लोग बताएं। ओके, जो भी लाइव देख रहे हैं बताएं क्या आंसर है। एक जिनको परसेंटेज तेजी से कैलकुलेट करने आता है वो तो बता देंगे, नहीं आता है तो फ्रैक्शन लगाएंगे। क्या आंसर है? बी। क्या यूज किया है? परसेंटेज निकाला है, निकाल के। बी इज द राइट आंसर। जिनका नहीं आया, देखो 10,000 पॉपुलेशन इनिशियली है, पहले साल 10% इंक्रीज किया, दूसरे साल 5% डिक्रीज किया, तीसरे साल 20% इंक्रीज किया। हमें ये पॉपुलेशन चाहिए। यहाँ कुछ नहीं करना है, 10,000 इंटू यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगा 10,000 से ज्यादा होगा, मोर देन वन फ्रैक्शन 110/100, 100+10, ये पॉपुलेशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगा इससे कम होगा, मतलब इससे कम होगा, लेस देन वन फ्रैक्शन 100 - 5, 95/100। ये पॉपुलेशन यहाँ का आ गया। यहाँ पे पॉपुलेशन इससे ज्यादा होगा, मतलब इससे ज्यादा होगा, मोर देन वन फ्रैक्शन 100+20। यही कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करोगे, जीरो जीरो सब कट जाएगा, बेसिकली ये आएगा 12,540। क्या आंसर होगा? 12,540। हमने फ्रैक्शन यूज कर दिया, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 12,540। राइट। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा। फिर से फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, करो। रमेश अपने मासिक आय का 20% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, बचे हुए का 15% किताबों पे, फिर बचे हुए का 30% कपड़ों पे खर्च करता है, बाकी वो सेव करता है। लास्ट में वो सेविंग करता है 9,520 रुपये। तो बताओ कि उसकी मासिक आय कितनी थी। हिंदी में 30% छूट गया है, वो कपड़ों पे खर्च करता है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। जिनका नहीं आया, मान लो मासिक आय उसका एक्स है,
तो उसका वो 20% खर्च करता है किस पे? घरेलू खर्चे पे। जो भी बचा यहाँ पे उसका 30% खर्च करता है वो कपड़ों पे, और फिर नहीं 15% पहले, 15% पहले वो बुक पे करता है, और बचे हुए का 30% कपड़ों पे करता है, और जो पैसा बचा उसको लास्ट में वो बचा 9520। अगर हम फ्रैक्शन लगाना चाहते हैं, मासिक आय तो एक्स है, एक्स इंटू यहाँ पे जो रुपया बचेगा एक्स से कम, 100 माइनस 20, 80/100, लेस देन 1 फ्रैक्शन यूज की, ये रुपया यहाँ का है। अब यहाँ पर रुपया इससे भी कम बचा, फ्रैक्शन लगाएंगे लेस देन 1, 85/100, 100 माइनस 50, ये रुपया यहाँ पे आ गया। ये रुपया इससे भी कम, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करो 100 माइनस 30, 70/100 से, और ये क्या आएगा 95। एक्स निकाल लो, आंसर होगा, एक्स निकाल लो, आंसर होगा। तो यहां से एक्स कैलकुलेट करोगे तो 20,000 है, और यही उसकी मासिक आय। तो क्या आंसर है? 20,000। हमने फ्रैक्शन यूज कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट करने से पहले ये समझो कि दो बातें, एक नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। आई होप सबको पता हो। ए बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड, ए अगर इंक्रीज करने वाला तो प्लस होगा, बी घटने वाला तो माइनस होगा। जैसे मान लो किसी पेन का प्राइस पहले 6 महीने में 20% बढ़ा, और अगले 6 महीने में 10% घट गया, और तुमसे पूछा जाए कि नेट में पेन का प्राइस घटा या बढ़ा, तुम ए की जगह 20, बी की जगह -10 ले सकते हो, और पुट कर लो यहाँ पे। क्या होगा नेट चेंज? 20 -10, 20 गुना -10/100, और ये 10 -2, तो क्या आ जाएगा? प्लस में आया, 8% इंक्रीज कर गया नेट में पेन का प्राइस। ये तरीका है। अगर तुम्हें रहता है एक और, तो तीसरे बार 6 महीने में मान लो 10% बढ़ गया, इन तीनों चेंज के बाद पेन का नेट क्या हुआ? प्राइस बढ़ा परसेंटेज में या घटा? तुम 2 से +8 लाए हो, तो ए की जगह +8 डाल दो, बी की जगह +10 डाल दो, और तुम निकाल लो 8 + 10, 8 इंटू 10/100, 18 और 0.8 परसेंटेज इंक्रीज, क्योंकि प्लस है तो इंक्रीज किया। मतलब 3 चेंज के बाद भी पेन का प्राइस नेट में इतना बढ़ा। हम नेट इस तरह यूज करते रहते हैं। अब इस चीज को हम यहां भी यूज करते हैं। मान लो पी प्रोडक्ट है एक्स और वाई का, ठीक है। एक्स अगर मान लो 20% से बढ़ गया, और वाई दूसरा फैक्टर 10% से घट गया, तो इस प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा? तो ये भी हम नेट ही लगाते हैं। सेम आंसर आएगा, 8% प्रोडक्ट क्या किया? इंक्रीज कर गया। ठीक है। अगर रहे तीसरा कुछ आ गया कि P = x इंटू वाई इंटू जेड है, मान P बढ़ा 20%, x बढ़ा 20% से, y घटा 10% से, और z बढ़ गया 10% से, तो प्रोडक्ट में नेट चेंज क्या हुआ? फिर वही यहां तक लाएंगे, और प्रोडक्ट 18.8% से बढ़ गया। ये हम करते रहते हैं। ऑर्डर बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। -10 पहले लो, बाद में +20, आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ ए बी इंटरचेंज करने से आंसर थोड़ी बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये हम नेट लगाते रहते हैं ना। इसी में अगर रहे इसको, आई थिंक ये पढ़े होगे तुम लोग। अब इसी में मान लो कि रहे कि P x इंटू वाई प्रोडक्ट है, x को 20% से बढ़ा दिए, तो y में क्या चेंज लाए कि प्रोडक्ट में कोई भी चेंज ना हो? ये भी हो सकता है ना। तो नेट में 0 चेंज है, 0 = 20 + y
20 इंटू वाई बाय 100, है ना। अब 20 को लेफ्ट में लाओ तो -20, वाई प्लस वाई बटे 5 -20 इक्वल टू 6y/5, y इक्वल टू -100/6 -16.66। माइनस में आया मतलब y इतना परसेंट से घटना चाहिए, तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं। अब जैसे इसका यूज देखो, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। खर्च मान लो पेट्रोल पे करो, चीनी पे करो, किसी पे भी करो, प्राइस इनटू जो प्राइस हो और कंजम्पशन जो उपभोग हो। अगर मान लो प्राइस 20% से बढ़ जाए और क्वेश्चन हो कि उपभोग में क्या चेंज करें, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना है, तो कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा 16.66% से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी 1/6 घटाना पड़ेगा, ये 1/6 के बराबर ना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई वाई में क्या चेंज लाए कि प्रोडक्ट 5% से बढ़ जाए, तो 0 की जगह +5 आ जाए। यहाँ भी रहता कि कंजम्पशन में क्या चेंज लाए कि एक्सपेंडिचर मात्र 5% से बढ़े, तो 0 की जगह +5 आए। ये ध्यान रखना, ये पता तो होगा ही। अब आप क्वेश्चन में यूज करो इसको, बताओ इसका आंसर क्या है। मिस्टर बनर्जी अपने मंथली बजट के लिए चिंतित हैं। पेट्रोल का प्राइस 40% से बढ़ गया, तो कंजम्पशन को कितने परसेंट से घटाएं उनका एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। बताओ क्या आंसर हो। वह उपभोग को, पेट्रोल के कंजम्पशन को कितने परसेंट से घटाएं कि उनका बजट संतुलित रहे। ओके, सब लोग बताएं। ओके, बी। तो बी इज द राइट आंसर। तुम्हें पता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब प्राइस 40% से बढ़ा है, तो उपभोग में क्या चेंज करें, एक्सपेंडिचर कोई चेंज ना हो, ये क्वेश्चन है। क्या लिखोगे, 0 इक्वल टू 40 प्लस सी, 40 इंटू C/100। अच्छा, सी कैलकुलेट करो, 28.56 आ जाएगा। प्लस में है, सॉरी ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा परसेंट। जैसे कंजम्पशन में ये आएगा मतलब उपभोग को इतने परसेंट से घटाना पड़ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, बी। क्या आंसर होगा, बी। सी कैलकुलेट कर लो, -28.56 कंजम्पशन। उपभोग के बारे में पूछ रहा है, कंजम्पशन के बारे में। समझ गए। 0 क्यों लगाया, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, संतुलित रहे बजट। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3 में, मतलब पिछले ही प्रश्न के इंफॉर्मेशन में, अगर बनर्जी चाहते हैं उनका खर्च मात्र 5% से बढ़े, तो बताओ कि कंजम्पशन में वो क्या चेंज लाए। पेट्रोल का प्राइस 40% से ही बढ़ा है, बताओ क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है, अगर पेट्रोल का प्राइस 40% से बढ़े और बनर्जी चाहते हैं कि उनका एक्सपेंडिचर 5% से ही बढ़े, तो बताओ कंजम्पशन में क्या चेंज लाएंगे। कितने प्रतिशत का बदलाव होना चाहिए, होनी चाहिए, ताकि खर्च 5% से ही बढ़े। क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा, डी, नन ऑफ दीज। ओके, क्या आंसर है। ओके, तुम्हारा क्या है। ओके, तुम्हारा क्या है। नहीं,
जो भी लाइव देख रहे हैं बताएं, ये सब तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए तो जो भी पढ़ता है तो स्टार्ट तो यहीं से करता है, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, अनयूजुअल क्वेश्चन नहीं है ये। जो भी लाइव देख रहे हैं बताएं क्या आंसर है। चलिए स्टॉप, इसका आंसर है 25। क्यों? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस क्या है, कितने परसेंट बढ़ा है, 40% से। कंजम्पशन में क्या चेंज आया है, एक्सपेंडिचर कितना से बढ़े, 5%। यही है, तो नेट चेंज शुड बी 5, तो 5 इक्वल टू 40 प्लस सी, 40 इंटू सी बाई 100। यहाँ से सी निकालो तो सी आएगा तुम्हारा -25। तो कंजम्पशन को इतने से घटाना पड़ेगा। इस 5 5 हाँ ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, बताओ। बोला है कि एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 50% बढ़ाया गया, तो उसके आयतन में परसेंटेज चेंज क्या हो। हाँ, अच्छा, देख रहा हूँ मैं। बकवास, ये है घनाभ। सही है, घनाभ इसके बदले। ओके, आप लोग बताएं, ये सब तो पॉपुलर क्वेश्चन है। आंसर इज डी। सबको पता है घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई बढ़ाया 10% से, चौड़ाई बढ़ाया 20% से, और ऊंचाई बढ़ाया 50%। ठीक है, पहले इन दो से नेट निकाल लो, वॉल्यूम में चेंज पता करना है। पहले दो 10 और 20 से, 10 प्लस 20, 10 गुना 20/100, यह आएगा 32। और 32 और लास्ट 50 का करो, तो 32 प्लस 50, 32 गुने 50/100, तो यह आएगा 82 प्लस 16, मतलब 98% प्लस में है, तो आयतन 98% से बढ़ेगा, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 98%। ठीक है, तो 100 से कर लो, एक एसिटाइन बनाओ, 100 बढ़ा लो, सिखाया गया होगा, 100 वाला सिखाया गया है, 100 से कर। मैं रिवीजन क्लास में हूँ, मतलब मेरे पास तो हर एक का दवाई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता होगा। 100 से वॉल्यूम तुम 100 मानो, देखो क्या इंक्रीज हो रहा है। नेट जब किए थे तो क्या किए थे, 100 पे ही तो बढ़ाए थे, वो लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, बनाओ। चीनी का प्राइस
25% से घटा दिया गया। घटाने के बावजूद आयुष का एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ गया। तो बताओ कि उसके कंजम्पशन में क्या परसेंटेज चेंज है। मासिक चीनी की खर्च में सब लोग बताएं। कंजम्पशन में चेंज बताना है, क्या है? बी -10। ए आया, ओके। सब लोग जो लाइव देख रहे हैं वही बताएं। चलिए, इसका आंसर है ए, +60%। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा? प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस घट गया 25% से, कंजम्पशन में क्या चेंज हो, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है 20% से। यही क्वेश्चन है। तो नेट चेंज तो +20 है, -25 प्लस सी, -25 इंटू C/100। इधर ले आओ तो ये क्या होगा? 20 में 25 जोड़ो 45, C-C/4। सॉल्व करो तो C आ जाएगा +60। मतलब कंजम्पशन जो इंक्रीज करेगा कितना से? तो 60%। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, बताएं। इसमें दिया है कि चावल का मूल्य 20% से घट गया। अब कितना राइस वो खरीद सकता है जिससे वो उस जिससे वो पहले 20 kg खरीदता? चावल की मूल्य में इतना कम, पहले वो पैसे से 20 किलो चावल खरीद सकते थे। अब कितने किलो चावल खरीद जिनके लिए पहले पैसे पर्याप्त थे? तो बेसिकली एक्सपेंडिचर सेम रहा, एक्सपेंडिचर खर्च सेम है। अब वो कितना केजी चावल खरीद सकता है जिससे पहले वो 20 kg खरीदता था, उतने पैसे से अब क्या खरीद सकता है, कितना केजी? ये क्वेश्चन है। ओके, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तुम्हें ये पता करना है कंजम्पशन में क्या बदलाव हुआ, आंसर आ जाएगा। जो भी लाइव देख रहे हैं आंसर बताएं। ठीक, सी 25 kg राइट आंसर है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस घट गया है 20% से, कंजम्पशन में क्या चेंज हो? एक्सपेंडिचर तो सेम हो। क्या करो? 0 -20 प्लस C -20 इंटू C/100। यहाँ से C सॉल्व करोगे तो 25 आएगा, मतलब कंजम्पशन 25% इंक्रीज करे, प्लस साइन है। तो पहले 20 kg खरीदता था, अब 25% ज़्यादा खरीदे, और 20 + 5, अब क्या खरीद पाएगा वो? 20 kg खरीद पाएगा। खर्च सेम है,
कंजम्पशन बढ़ गया, उसी पैसे से है वो 25 kg खरीद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन हम लोग जनरली 100 मान के 100 मान के सॉल्व करते हैं। विकी का वेतन आशु से 75% अधिक है, ठीक है। विकी को सैलरी बढ़ गया 40% से, जबकि आशु का बढ़ गया 25% से। तो बताओ कि विकी की सैलरी अब आशु से कितना परसेंट ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अब तुम आंसू की सैलरी को 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन 100 मानने वाला है, आंसू के वेतन को 100 मान के भी कर सकते हो। ओके, चलिए इसका आंसर है ए। क्यों? मैंने बोला आंसू के वेतन को 100 मान, तो बीकी का वेतन क्या होगा 175, क्योंकि 75% ज्यादा है। आंसू को रेज मिला कितना, कितना बढ़ोतरी हुआ 25% का, तो आंसू का वेतन 125 हो गया। बीकी को वृद्धि हुआ 40% का, तो इसका 10% 17.5 का 4 गुना, 70 जोड़ लो इसमें तो 245 आए। अब ये इससे कितना ज्यादा है, तो 120 ज्यादा है। 120 आंसू का कितना परसेंट, यही निकालना। 25 पंचे 4, 24 नहीं, 5 दूनी 10, 25 चौका होगा ये 4 है, 24 गुना 4 96, क्या आंसर होगा 96। तो नाउ विकी सैलरी इज 96% मोर देन दैट ऑफ आंसू। आंसू 100 माना, विकी का 75% ज्यादा, 175। आंसू को वृद्धि हुआ 25% का, 125। विकी को 40% का, 245 हो गया। अब ये इससे कितना ज्यादा है 120 परसेंटेज में, 120 बटे 125 गुना 100, ठीक है। तो आंसू का 100 मान के सॉल्व कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन 100 मान के हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये एक ओर में मतलब अयस्क में मिश्र धातु 25% है, जिसमें 90% लोहा है, आयरन। इसके अलावा बचे हुए 75% में कोई लोहा नहीं है। तो बताओ कितना और अयस्क चाहिए किलोग्राम की प्योर आयरन लोहा 60 kg मिले। अयस्क समझता है, एलॉय जानता है, एलॉय
ठीक है, उसमें मिश्र धातु है। दो तरह का मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु जो 25% है, उसमें 90% लोहा है, बचा 75%। अयस्क में उस 75% में कोई लोहा नहीं है। अगर तुम्हें प्योर कितना लोहा चाहिए, 60 kg, तो अयस्क और कितना केजी होना चाहिए? 25% तो और है, मिश्र धातु है। और समझते हो, अयस्क समझते हो, वो एलॉय है, मिश्र धातु। और वो, हाँ, हेमेटाइट, उसका नाम सुने हो ना, वो और है। तो कितना केजी और चाहिए, मतलब अयस्क चाहिए, जिससे प्योर 60 kg लोहा मिले? तो इसको करने का तरीका बताता हूं। और मानो 100 kg। अब ये पता करो कि 100 kg और से कितना लोहा मिलता है। अगर वो पता चल गया तो तुम्हें पता चल जाएगा 60 kg लोहा के लिए कितना और चाहिए, अयस्क चाहिए। और का हिंदी अयस्क, टिपिकल हिंदी होता है अयस्क। एलॉय का मतलब है मिश्र, मिश्र धातु। ओके। ओके, ही इज द राइट आंसर। देखो क्या करना था, तुम 100 kg और लेके चलो एस्क। इसमें 25% एक एलॉय है, मतलब 25 kg एक एलॉय है। इसमें कितना आयरन है? 90%। 25 का 90% निकालो, 10% 2.5 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा? 18 और 4.5, 22.5 kg ये आयरन मिला। बचे हुए 75% में नो आयरन, कोई आयरन नहीं। बेसिकली 100 kg और से क्या आयरन मिल रहा है? इतना 60 kg चाहिए। 22.5 kg आयरन कहां से मिला? 100 kg और से। 1 kg आयरन कहां से मिलेगा? 100 बटे इतने और से। तो 60 kg आयरन कहां से मिलेगा? 100/22.5 सॉल्व करोगे तो 266.66 आएगा केजी, इतना ही और चाहिए। तो हमने 100 kg और लेके देखा, उसमें इतना आयरन है। एक एक नियम लगा दिया, यूनिटरी मेथड। इतना आयरन इतने केजी और से, 1 kg आयरन इतने और से, तो 60 kg इंटू 60 इतने और से, ये आंसर। तो डी इज द राइट। ठीक है। नेक्स्ट ये है, एक इलेक्शन में विभास को वैध वोट का, वैलिड वोट का 65% वोट मिला। यदि टोटल वोट 6000 है, तो बताओ दूसरे कैंडिडेट मनीष को कितना वोट मिला यदि 25% वोट अवैध है? तो प्रति अश्व कुल वैध वोटों का 65% प्राप्त होता है। यदि कुल वोट इतने थे, तो अन्य उम्मीदवार मनीष को कितने वैध वोट मिलते हैं यदि कुल वोटों में से 25% को अवैध मान लिया गया वोट को? ये डायरेक्ट कैलकुलेशन का सीधा साधा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा?
देखो हिंट तुम्हारे पास है। हाँ, हिंट जो भी लाइव देख रहे हो, 6,000 टोटल वोट है, 25% उसमें अवैध है, तो 75% वैध हो गए। तो वैध वोट कितने थे पता चल गया। उसका 65% विभास को मिला, तो मनीष को कितना मिलेगा? 35%। निकाल लो, वही आंसर है। ओके। आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूं, 25% वोट अवैध है, तो 75% वैध है। तो 75% 6,000 का टोटल वोट का वैध है। टोटल वोट वैध का 65% मिला विभास को, मनीष को मिलेगा 35%। बस 75% कितना होगा इसका? निकालोगे तो 4500 आएगा। तो मनीष को मिलेगा उसका 35% ऑफ 4500। कैलकुलेट करो, 1575 आए। मनीष को कितना वोट मिलेगा वैध? 1575। ठीक है, ये 75% टोटल वोट का वैध, क्योंकि 25% अवैध। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो। एक मेडिकल सर्टिफिकेट में गलती से एक कैंडिडेट ने अपने नॉर्मल हाइट से 25% ज्यादा हाइट बता दिया, लेकिन इंटरव्यू में बताया उसका हाइट इतना है। तो बताओ वो कितना करेक्शन किया है अपने बताए हुए हाइट से एक्चुअल हाइट लाने के लिए? एक क्वेश्चन है। 5 फीट 5 इंच? नहीं, किसका यूनिट? बताने में कितने प्रतिशत का सुधार? ओके। अब यहाँ पे 5 फीट 5 इंच का कोई यूज नहीं है, तो बिना यूज किए बना लो। 5 फीट 5 इंच में लगाओगे, बनेगा, फंस जाओगे, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ए, ए इज द राइट आंसर। देखो, मान लो उसकी नॉर्मल हाइट 100 है, तो स्टेटेड हाइट क्या होगा? 125 बता दिया वो। इंटरव्यू में उससे सुधार किया, बताया कि भाई 125 नहीं है मेरा, ये 100 है। उसको 25 घटाना पड़ गया। परसेंटेज में 25 125 कितना परसेंट होगा? निकाल लो। मतलब इतना परसेंट बताए हुए हाइट में घटाना पड़ गया उसको। बस ऐसे निकालना था। 5 फीट 5 इंच का यूज नहीं करना। ठीक है, अगर 5 फीट 5 इंच लगाओगे तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो अपने हाइट को सुधारने के लिए उसको 20% घटाना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? 20%। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। एक एग्जाम में 80% स्टूडेंट फिजिक्स में पास किए, 70% केमिस्ट्री में, जबकि 15% दोनों में फेल कर गए। अगर 325 स्टूडेंट दोनों में पास किए, तो बताओ टोटल कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए? ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने के लिए हिंट है कि आप वेन डायग्राम यूज करें। दो वेन डायग्राम यूज करो इस तरह का, फिजिक्स में पास करने वाले, एक केमिस्ट्री में पास करने वाले, और बनाओ। तो जल्दी बना पाओगे वेन डायग्राम यूज करोगे तो। वेन डायग्राम का नाम सुने हो ना? नाम नहीं सुने हो? अच्छा।
यूज नहीं की हो। ये दोनों में पास करने वाले, ये पता है कॉमन एरिया है। ये पूरा फिजिक्स से पास करने वाले, ये पूरा केमिस्ट्री पास करने, बाहर जो होंगे वो फेल करने वाले। केवल भर लो इसको, आंसर आ जाएगा। केवल फिल कर लो इसको 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 इसको, आंसर आ जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा कोशिश करना कि ये वाला कॉमन एरिया से शुरू करें। दोनों में पास करने वाले इसमें दिया हुआ नहीं है, पहले तो वो पता करो कितना परसेंट दोनों में पास किया, x%। फिजिक्स में पास करने वाले कितने हैं, 80%। ये वाला क्या हो गया, 80 - x, क्यों, दोनों जुड़ के 80 हो जाए। 70% केमिस्ट्री में तो ये वाला पोर्शन 70 - x, दोनों जुड़ के 70 हो। 15% दोनों में फेल करके बाहर हो गया। अब इन चारों का सम 100% होगा, क्योंकि एग्जाम में तो सारे अपियर हुए हैं ना। इन चारों का सम 100%, तुम्हारा x मिल जाए। तो दोनों 80 और 70 150 प्लस 15 165 माइनस x इक्वल टू 100। x क्या आ गया, 65। मतलब दोनों में पास करने वाले कितने परसेंट है, 65%। 80 और 65 माइनस करो तो यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तुम्हें दिया है दोनों में पास करने वाले कितने हैं, 325। तो 65% ऑफ टोटल 325, टोटल आ जाएगा 65 से कट जाएगा 5। 1% ऑफ टोटल 5, टोटल कितना 500। तो 500 लोग अपियर हुए हैं एग्जाम। इसीलिए पूछता तुमसे, अगर केवल फिजिक्स में कितने पास किए तो 15%। 15% 500 का 75। केवल केमिस्ट्री में कितने पास किए, 5%। 5% 500 का 25। ठीक है, ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये जो कॉमन एरिया है यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। ये पता हो गया, जल्दी बना लो। हाँ हाँ, इन तीनों का सम 85 कर लो, तभी आंसर आ जाएगा। बनेगा ना। तुम 150 लिखते हैं, -x इक्वल टू 85, तभी तो आएगा। 85 लिखना पड़ता, 15 तो फेल हो गया। ठीक है, राइट में 85 लिखना पड़ता है पास करने का। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाओ। एक क्लास में 60% स्टूडेंट इंडिया से है, 50% लड़कियां हैं। यदि 30% इंडियन स्टूडेंट लड़की हो तो बताओ विदेशी स्टूडेंट का कितना परसेंट लड़का है। लिखा तो भाई क्लास में 60% इंडियन है तो बाकी 40% विदेशी हुआ।
ओके, अब कुछ मत करो, इसको करने का तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 मान लो, बना लो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 मानोगे तो बन जाएगा। ओके, चलो इसका आंसर है 20%। सही है ये। टोटल स्टूडेंट 100, इसमें से 60 इंडियन है और 40 विदेशी है। 100 में से 50 लड़की है, किया हुआ है। अब इंडियन में से 30% लड़कियां हैं, इसका 30% क्या होगा? 18 लड़कियां हैं इंडियन में से, और टोटल लड़कियां तो 50 है। तो 50 में 18 इंडियन हटा दो, इस विदेशी में 32 गर्ल्स हो गए। 18 और 32, 50 गर्ल्स। इसका मतलब लड़के 8 हैं। कितने हैं? 8। अब 8 लड़के 40 का कितना परसेंट? 20%। यही पूछा है। क्या आंसर है? 20%। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाओ। किसी सर्टेन आइटम का प्राइस 20-25% से बढ़ा दिया गया, फिर उसका प्राइस 20% घटा दिया गया, और फिर उसको 10% से बढ़ा दिया गया, तो नेट में प्राइस में क्या इंक्रीज हुआ? सब लोग बताएं। तो नेट लगाएंगे और इसका आंसर होगा 10%। कैसे? प्राइस जो है पहले क्या हुआ? 25% इंक्रीज, फिर 20% डिक्रीज, और फिर 10% इंक्रीज। नेट में प्राइस में क्या चेंज, यही पूछा है। नेट लगाओ पहले दो से। 25 माइनस 20, 25 गुना -20/100, और ये क्या आएगा? 5 माइनस 5, ये 0 आ गया। फिर 0 को 10 के साथ, 0 + 10, 0 × 10/100, 10 आया। मतलब नेट में क्या इंक्रीज हुआ? 10%। आंसर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट जानने से पहले नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस हो या इंटरेस्ट हो, वो सब परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। तो परसेंटेज जो पर है वही यूज करते रहते हैं। सबको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सबको पता है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो लाभ है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो घाटा है ना। हम फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन यूज जहाँ पे करना हो, परसेंटेज वाला जो शुरू में किए थे, वो कर सकते हैं। तो जैसे मान लो, मैं छोटा एग्जाम्पल बताऊं। मान लो एक दुकानदार एक रेडियो बेचा 550 रुपये में, और 10% का लाभ कमाया। पूछा जाए क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली 550 से कम होगा। क्यों? क्योंकि लाभ में बेचा है। तो 550 को 100/110 से मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शन यूज किया, <1 100, 100 + 10 प्लस है, इसीलिए 500 आ गया कॉस्ट प्राइस, है ना। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है। मान लो दुकानदार एक बार रेडियो बेचा, सपोज करो 450, और उसको 10% का लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना? इससे ज़्यादा होगा। तो फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे? 450 को <1 से 100/100 -10, माइनस है 90, 500 आ जाएगा।
इस तरह हम फ्रैक्शन बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करते रहते हैं। तो देखो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है और बताओ क्या आंसर। एक मशीन का क्रय मूल्य 375, 20% के लॉस से बेचा गया, तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत। तो इसकी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। ये मतलब 125। ओके। तो इसका आंसर है डी। कैसे देखो, मशीन का कॉस्ट क्या है 375, बेचा कितने में, 20% के लॉस में। सेलिंग प्राइस निकालो, 375 से कम होगा, 375 को मल्टीप्लाई करो, लेस देन वन फ्रैक्शन 80/100। तो 25 चौका 100 और 25 से 15 और 4 यहाँ 20, 300 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। पूछा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, तो 375 300 का कितना परसेंट, यही पूछा है। तो क्या आंसर होगा, तो 25%। हाँ हाँ, उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 100/80 × 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, बताओ। एक दुकानदार अपना सामान 2400 में बेचता है और 25% प्रॉफिट कमाता है। अगर वो 2040 में बेचे तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा, बताओ। ये क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने सामान को रुपए में बेचा, इस पर क्या इतना लाभ प्राप्त हुआ, यदि उसने अपने सामान को इतने बेचा होता। नहीं, सही है, हिंदी में ठीक। क्या आंसर आया।
ये मतलब नहीं। देखो क्या आंसर है इसका, तो डी 6.25%। पहले में है कि वो 2400 में बेचा, कितना लाभ कमाया, 25%। पूछा गया है कि अगर 2040 में बेचे तो क्या लाभ कमाएगा। क्रय तो चाहिए चाहिए, क्रय 2400 से कम होगा। क्रय के लिए 2400 को लेस देन 1 फ्रैक्शन, 100/100 + 25 सॉल्व करो तो 25 पंचे 25 चौक 5, 20, 480 × 4, 1920 आए। कितना लाभ कमाया, 120। लाभ प्रतिशत 120/1920 × 100, कैलकुलेट करो 6.25%, एग्जैक्ट 6.25। तो कितने % लाभ कमाएगा, 6.25%। ठीक है, ये है। कितना है, तो फिर ठीक है। वैसे क्लोज ऑप्शन था इसीलिए तुमको एग्जैक्ट निकालना पड़ा, नहीं तो तुम गेस भी कर सकते थे। चलिए, हाँ हाँ, तो गलती से 6.15 कर लो। चलिए आज के लिए इतना है, इसको कल फिर और करेंगे।